नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान चीन को बड़ा झटका, फ्रांस ने भारत को सौंप दिए तबाही मचाने वाले 2 सिस्टम। खबर में आगे जिक्र होगा कि सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा बयान, क्या कुछ बड़ा होने वाला है, कहा युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहें। आगे जिक्र होगा कि चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश, 2 कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाकिस्तान को दे रहे थे खुफिया जानकारी। खबर में आगे आपको बताएंगे कि गिरिराज सिंह ने बताया ममता बनर्जी का हिडन एजेंडा, बाबरी मस्जिद इसलिए बनवा रही है क्योंकि, क्या कुछ कहा आपको बताएंगे। और इसके साथ खबर में आगे जिक्र होगा मौसम का, उत्तर भारत के 4 राज्यों में बारिश, 22 शहरों में घने कोहरे, आईएमडी का नया अपडेट आपको बताएंगे। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान चीन को बड़ा झटका, फ्रांस ने भारत को सौंप दिए तबाही मचाने वाले 2 सिस्टम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि फ्रांस एक बार फिर भारत के लिए बड़ा दोस्त साबित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए मिनी नवरत्न रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने फ्रांसीसी कंपनी सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ 2 हाई परिशुद्धता वाले युद्ध में सिद्ध हो चुके सिस्टमों के प्रोडक्शन ट्रांसफर के लिए एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे इन सिस्टमों को अब देश में ही बनाया जा सकेगा। 36 राफेल के करार के बाद फ्रांसीसी कंपनी ने भारत से एक और बड़ा करार किया है। यह करार पाकिस्तान चीन जैसे भारत के दुश्मनों के लिए बड़ा झटका साबित होने जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। युद्ध लड़ने के लिए रहें तैयार, सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा बयान, क्या कुछ बड़ा होने वाला है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सोमवार को कहा कि आतंकवाद को रोकने के लिए भारत को ऑपरेशन सिंदूर जैसे कम अवधि एवं उच्च तीव्रता वाले संघर्ष और अपने पड़ोसियों के साथ क्षेत्रीय विवादों के कारण लंबी अवधि के संघर्ष के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता होगी, जहां एक डोमेन का प्रभाव तुरंत दूसरे डोमेन पर महसूस किया जाएगा। आईआईटी बॉम्बे के कार्यक्रम में यहां पर जनरल चौहान ने पाकिस्तान या चीन का नाम लिए बिना कहा कि भारत को किस तरह के खतरे और चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। ये 2 तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। हमारे दोनों विरोधी परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, इसीलिए हमें प्रतिरोध के उस स्तर का उल्लंघन नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का अपने दोनों पड़ोसियों के साथ क्षेत्रीय विवाद है। सीडीएस ने कहा कि आतंकवाद को रोकने के लिए हमें एक अवधि एवं उच्च तीव्रता वाले संघर्षों के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा ही कुछ हमें भूमि केंद्रित लंबी अवधि के लिए संघर्ष के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारे बीच भूमि विवाद है, फिर भी हमें इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। सीडीएस ने कहा कि आतंकवाद और ग्रे जोन युद्ध एक खतरा बना रहेगा, जिसके लिए रक्षात्मक के साथ साथ आक्रामक प्रतिक्रिया की भी आवश्यकता है। ग्रे जोन का तात्पर्य आमतौर पर एक ऐसे स्पष्ट स्थान से है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रत्यक्ष संघर्ष और शांति के बीच मौजूद होता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश, 2 कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाकिस्तान को दे रहे थे खुफिया जानकारी। जी हाँ दोस्तों, ईटानगर पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश में जासूसी गतिविधियां करने के आरोप में जम्मू कश्मीर के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आईजी चुखू आपा ने मंगलवार को बताया कि दोनों लोगों को 18 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें राज्य लाया गया है, जहां वो फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान एजाज अहमद भट्ट और बशीर अहमद गनई के रूप में हुई है। आईजी ने बताया कि चांगलांग जिले के मियाओ से पहले हिरासत में लिए गए एक अन्य व्यक्ति को रिहा कर दिया गया है, क्योंकि जांचकर्ताओं को ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे उसके जासूसी गतिविधियों में शामिल होने का पता चल सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गिरिराज सिंह ने बताया ममता बनर्जी का हिडन एजेंडा, बाबरी मस्जिद इसलिए बनवा रही हैं क्योंकि। जी दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया, बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर उन्हें कटघरे में खड़ा किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी ने जानबूझकर हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाने की इजाजत दी है। इस तरह के कार्य के लिए अभी तक हुमायूं कबीर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ममता बनर्जी नहीं संभली तो? गिरिराज सिंह पटना में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी नहीं होने के पीछे ये बताता है कि ममता बनर्जी का ये हिडन एजेंडा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बाबरी मस्जिद इसलिए बनवा रही हैं क्योंकि वहां हिंदू और मुसलमान के बीच भेद पैदा हो। गिरिराज सिंह ने कहा कि दिसंबर का महीना हमारा शौर्य दिवस का महीना होता है। 1992 में उत्तर प्रदेश में जो हुआ था, अगर ममता बनर्जी नहीं संभली तो पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर भारत के 4 राज्यों में बारिश, 22 शहरों में घने कोहरे, आईएमडी का नया अपडेट। जी हां दोस्तों, देश के उत्तरी भाग में जहां शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप जहां तेज होता जा रहा है, तो वहीं उत्तर भारत के 4 राज्यों में बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के बाद कई राज्यों में अधिकतम तापमान 7 डिग्री से नीचे चला जाएगा। वहीं दिल्ली में अभी प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। कई इलाकों में अभी भी AQI 350 से ऊपर जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक 24 दिसंबर को 4 राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल में मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा इन राज्यों में 28 दिसंबर को भी हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 27 और 28 दिसंबर को अंडमान निकोबार में भी छिटपुट बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 24 दिसंबर को उत्तर और पूर्वी भारत के 22 शहरों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के मुताबिक बिहार के पटना, गया, पूर्णिया, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय और दरभंगा में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। झारखंड के रांची में भी घने कोहरे से दृश्यता 50 मीटर तक पहुंच जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूनूस सरकार गिराने की तैयारी, बांग्लादेश में गहराने लगा राजनीतिक संकट, तेज होगा आंदोलन। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनूस गंभीर और आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस इनकलाब मंच ने इस सरकार को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अब वही संगठन इसे सत्ता से हटाने के लिए आंदोलन शुरू करने की धमकी दे रहा है। यह तनाव संगठन के प्रमुख प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद पैदा हुआ है, जिनके हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच ठन गई है। हालातों को देखकर कहा जाने लगा है कि अंतरिम सरकार अब ज्यादा दिन की नहीं है। इनकलाब मंच ने सरकार को दोषियों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसकी समय सीमा बीतने के बाद संगठन ने कड़ा रुख अपनाया है। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डर छोड़िए, नतीजे देखिए। पीएम मोदी ने किसानों को बताया प्राकृतिक खेती शुरू करने का सबसे सुरक्षित तरीका। जी हां दोस्तों, किसान दिवस के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक नया रास्ता दिखाया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक भावुक वीडियो में पीएम मोदी ने न सिर्फ किसानों की चिंताओं को समझा, बल्कि प्राकृतिक खेती को लेकर एक ऐसी प्रैक्टिकल सलाह दी है जो हर किसान के मन से पैदावार घटने का डर निकाल देगी। अक्सर किसानों को डर रहता है कि केमिकल छोड़कर प्राकृतिक खेती करने से उनकी पैदावार कम हो जाएगी। किसानों की इसी दुविधा को दूर करते हुए पीएम मोदी ने वीडियो में सलाह दी है। उन्होंने बताया कि आप एकदम से पूरे खेत में बदलाव ना करें, पहले अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में प्राकृतिक खेती शुरू करें, वहां के नतीजे देखें, मिट्टी में सुधार महसूस करें और जब आत्मविश्वास बढ़ जाए तब इसे धीरे धीरे पूरे खेत में लागू करें। मोदी स्टोरी द्वारा शेयर किए गए 2.41 मिनट के इस वीडियो में दालों की खेती करने वाले किसान कृष्ण कुमार अपनी कहानी सुना रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सज गया राष्ट्र प्रेरणा स्थल, 25 को पीएम करेंगे लोकार्पण। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बसंत कुंज योजना में 65 एकड़ में बनाए गए कमल और आकार वाले राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। इस समय स्थल पर फूलों की सजावट तेजी से चल रही है। इसके लिए आंध्र प्रदेश, नैनीताल, दिल्ली, पुणे से विशेष सजावटी फूल वाले 1.5 लाख पौधे मंगाए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी एसपीजी टीम ने सोमवार को पूरे स्थल की जांच की। डॉग स्क्वाड ने भी चप्पे चप्पे की पड़ताल की। सुरक्षा को देखते हुए पूरे आयोजन स्थल को सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी निगरानी में लिया है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ऐसे में आयोजन की तैयारी में कोई खामी ना रहे, इसके लिए सीएम योगी ने भी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का दौरा किया था और तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए थे। आयोजन में करीब 2000 बसों के आने का अनुमान है। इसी के लिए 13 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जिनमें 2600 बसें और 2000 कारें खड़ी हो जाएंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा के लिए अमित शाह का विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार, पंचकुला में दस्तावेज का लोकार्पण करेंगे गृह मंत्री। जी हां दोस्तों, विकसित भारत के विजन डॉक्यूमेंट से हरियाणा का विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुशासन दिवस से एक दिन पहले यानी बुधवार को पंचकुला में इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को लोकार्पण करेंगे। विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आमजन से ऑनलाइन सर्वेक्षण और पोर्टल पर सुझाव मंगाए गए थे। इसी तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिक और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों संग कार्यशालाओं में मंथन कर भविष्य की योजनाओं का खाका खींचा गया। इससे पहले 25 नवंबर को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव और श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें भव्य शहीदी दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र विजन डॉक्यूमेंट 2047 के लिए आमजन से ऑनलाइन सर्वेक्षण और पोर्टल पर सुझाव प्राप्त किए गए।
सुझाव विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों संघ कार्यशालाओं में खींचा गया भविष्य की योजनाओं का खाका। मोदी को यह दस्तावेज विमोचित करना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित करना पड़ा। दोस्तों, आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोडीन केस में बुलडोजर एक्शन की तैयारी, फातिहा पढ़ने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। यूपी विधानसभा में सपा पर जमकर बरसे सीएम योगी। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोडीन सिरप घोटाले और वंदे मातरम को लेकर विपक्षी दलों को घेरा। उन्होंने सबूतों के साथ दावा किया कि सिरप तस्करी के मुख्य आरोपियों के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। बकौल सीएम, जो भी अपराधी होगा बचने नहीं पाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर फतिहा पढ़ने के लायक भी उनको नहीं छोड़ा जाएगा, ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर इतिहास में तुष्टीकरण की राजनीति शुरू करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि सीएम योगी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में कोडीन सिरप मामले और राष्ट्रीय गौरव के मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सदन में फोटो और दस्तावेज के साथ दावा किया कि कोडीन सिरप के इल्लीगल डाइवर्जन में शामिल अमित यादव जैसे आरोपी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं। सीएम ने बताया कि यूपी पुलिस और एसटीएफ ने 1000 से अधिक नमूने लेकर कड़ी कार्रवाई की है और इन आरोपियों को सपा सरकार के समय ही लाइसेंस मिले थे। संबोधन के दौरान उन्होंने कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम के अंश हटाने को तुष्टीकरण की पहली आधिकारिक मिसाल बताया और विरोध करने वालों से माफी की मांग की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी और अमित शाह से मिले सीएम नीतीश कुमार, बिहार को लेकर कई मुद्दों पर हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संग बैठक की। इस बैठक में नीतीश के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इन दोनों बैठकों में सीएम ने बिहार से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार ने रविवार को दिल्ली पहुंचकर स्वास्थ्य जांच कराई और सुबह 11:30 पर पीएम मोदी से मिले, जबकि दोपहर वो शाह से उन्होंने मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से बिहार के विकास, केंद्र राज्य समन्वय, कैबिनेट विस्तार, बिहार के लिए विशेष पैकेज और एनडीए की भविष्य की रणनीति पर बातचीत हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। निकाय चुनाव में महायुति की शानदार जीत, पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा महाराष्ट्र विकास के साथ खड़ा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित महायुति गठबंधन ने शानदार जीत हासिल की। रविवार को जारी हुए 288 सीटों के परिणाम में महायुति को 207 सीटों पर जीत मिली। पीएम मोदी ने इस जीत के लिए महाराष्ट्र की जनता को बधाई दी है। पीएम मोदी एक्स पर उन्होंने लिखा कि ये लोगों पर आधारित विकास के हमारे विजन में भरोसे को दिखाता है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी ने नगर परिषद अध्यक्ष के 207 पदों पर जीत हासिल की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। पाकिस्तानी सेना पर बीएलए और बीएलएफ लड़ाकों ने किया बड़ा हमला, नौजवानों की मौत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी सशस्त्र समूहों के हमलों में पाकिस्तानी सेना के नौजवान मारे गए। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 6 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है। वहीं बीएलएफ ने 3 जवानों को मारने की बात कही है। बीएलए ने बीते सप्ताह के आखिर में जारी एक बयान में कहा कि उसके लड़ाकों ने बलूचिस्तान के क्वेटा, कच्ची और केच जिलों में 3 अलग अलग हमलों में 6 पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया। सबसे बड़ा हमला राजधानी क्वेटा को बाहरी इलाके में किया गया, जहां रिमोट कंट्रोल से आईईडी ब्लास्ट के जरिए पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया गया। बीएलए के प्रवक्ता जयंत बलूच ने ये जानकारी दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर भारत के 15 शहरों में घने कोहरे से छाएगा अंधेरा, बिहार झारखंड में आईएमडी का टेंशन वाला अलर्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कश्मीर और हिमाचल में बारिश के बाद अब घने कोहरे से लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। खास करके उत्तर भारत के अधिकांश शहरों में घने कोहरा अपना रौद्र रूप दिखाएगा। वहीं दिल्ली, बिहार और झारखंड में भी लोगों की मुसीबत बढ़ने वाली है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी से कई गाड़ियां रास्ते में फंस गई हैं। इधर श्रीनगर हवाई अड्डे पर 11 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। उत्तराखंड में भी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक 23 दिसंबर को उत्तर भारत में लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। यहाँ के 15 प्रमुख शहरों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, आगरा, टुंडला, बाराबंकी, मुजफ्फरनगर और गौतम बुद्ध नगर में सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 10 बजे तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम, सोनीपत और पानीपत में घने कोहरे से सुबह के समय अंधेरा छाया रहेगा। पंजाब के अमृतसर, पटियाला और फरीदकोट में सुबह के समय घने कोहरे के दौरान सतर्क रहने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सुबह के समय धुंध लोगों को परेशान करेगा। दिल्ली में 23 दिसंबर को शीतलहर के साथ साथ सुबह का समय घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। सुबह के समय यात्रा करने के दौरान लोगों को सतर्क रहना चाहिए। वहीं दिल्ली में 16 स्थानों पर AQI गंभीर श्रेणी में
दर्ज किया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अटल जयंती पर 2 लाख करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे अमित शाह, ग्वालियर में औद्योगिक महाकुंभ। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर प्रोजेक्ट लॉन्च इवेंट वाजपेयी के जन्म स्थान ग्वालियर में होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य सरकार औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए वाजपेयी की जयंती पर ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन कर रही है। सीएम यादव ने इंदौर में पत्रकारों से कहा कि केंद्रीय मंत्री शाह इस समिट में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में शाह राज्य के अलग अलग हिस्सों में स्थित 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा औद्योगिक परियोजनाओं का एक साथ शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। $20 मिलियन की डील, भारत न्यूजीलैंड के बीच एफटीए पर पीएम मोदी ने दोस्त लक्सन को यूं दी बधाई। जी हाँ दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर लग गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इस सिलसिले में टेलीफोन पर बातचीत की और दोनों नेताओं ने मिलकर एक अहम भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की। दोनों देशों के बीच $20 मिलियन का निवेश होगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में एक बड़ा पल आया है। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को लेकर जोरदार कोशिशें हुई हैं। मेरे दोस्त प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और मैंने कुछ देर पहले ऐतिहासिक भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने के बाद बहुत अच्छी बातचीत की। ये समझौता सिर्फ 9 महीने में पूरा हो गया। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और ये दिखाता है कि दोनों देश आर्थिक रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूनुस का होगा तख्ता पलट, इनकलाब मंच की धमकी, उस्मान हादी के कातिल पकड़ो या गद्दी छोड़ो। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर बवंडर उठने के आसार हैं। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद देश की कमान संभालने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अब खुद एक बड़े संकट के मुहाने पर खड़े हैं। जिस छात्र शक्ति और क्रांतिकारी संगठनों ने उन्हें उम्मीद की किरण मानकर सत्ता के शीर्ष पर बैठाया था, अब वही संगठन उनके तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं। उस्मान हादी के कातिलों की गिरफ्तारी न होने से नाराज इनकलाब मंच ने धमकी दी है कि अगर कातिल नहीं पकड़े गए तो यूनुस को जाना होगा। इनकलाब मंच के प्रवक्ता ने कहा कि उस्मान हादी की हत्या के मामले में अगर तुरंत न्याय नहीं मिला तो वो इस अंतरिम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ढाका की सड़कों पर फिर से वही नारे गूंजने लगे हैं जो कुछ महीने पहले हसीना सरकार के खिलाफ गूंजते थे, लेकिन इस बार निशाना यूनुस सरकार है। 2 हफ्ता बीतने के बावजूद कातिलों का सुराग नहीं मिलने पर इनकलाब मंच उग्र है। सोमवार को इनकलाब मंच के पदाधिकारियों ने बड़ी बैठक की और इसमें यूनुस सरकार को साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया। इनकलाब मंच के प्रवक्ता और प्रमुख युवा नेता उस्मान हादी की कुछ दिनों पहले निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस्मान हादी उन चेहरों में से एक थे जिन्होंने बांग्लादेश में बदलाव की बयार लाने में भूमिका निभाई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अयोध्या राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर को प्रतिष्ठा द्वादशी पर 7 उप मंदिरों पर होगा ध्वज आरोहण। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ इस वर्ष 31 दिसंबर को बड़े ही धार्मिक और उत्सवपूर्ण माहौल में मनाई जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है और ये दिन राम भक्तों के लिए एक बार फिर आस्था, श्रद्धा और उत्साह का प्रतीक बनने जा रहा है। इस खास मौके पर राम मंदिर परिसर में स्थित 7 उप मंदिरों के शिखरों पर ध्वज फहराने का कार्यक्रम रखा गया है। ये उपमंदिर भगवान शिव, सूर्यदेव, गणपति, हनुमान जी, भगवती, अन्नपूर्णा और शेषावतार से संबंधित है। इन सभी मंदिरों का निर्माण और सजावट का कार्य अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, जिसके बाद ये शुभ आयोजन संभव हो पाएगा। ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें पूरे कार्यक्रम की अंतिम रूपरेखा तय की जाएगी। इस बैठक में आयोजन की व्यवस्थाओं, सुरक्षा, धार्मिक अनुष्ठानों और अतिथियों की भूमिका पर चर्चा होगी। ट्रस्ट अधिकारियों के अनुसार इस समारोह में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। संभावना है कि दोनों नेता मिलकर 7 उप मंदिरों के शिखरों पर संयुक्त रूप से ध्वज फहराएंगे। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुनीर के गले की फांस बनी अमेरिका की दोस्ती, गाजा में सेना भेजने का प्रेशर, अपने ही जाल में फंसा पाकिस्तान। जी दोस्तों, पाकिस्तान इस समय अमेरिका से दोस्ती मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है और इस बीच अमेरिकी पाकिस्तान पर गाजा में शांति सेना भेजने का दबाव बना रहा है, जिसको लेकर असीम मुनीर मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गाजा शांति समझौते को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे पाकिस्तान में सत्ता हिल रही है। उन्होंने पाकिस्तान की गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल होने की पेशकश या विचार करने के लिए आभार जताया।
मार्को रूबियो ने कहा कि हम पाकिस्तान के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इसका हिस्सा बनने का प्रस्ताव दिया है या कम से कम इसका हिस्सा बनने पर विचार करने को कहा है। बता दें कि मार्को रूबियो ट्रंप के गाजा पीस प्लान के तहत पाकिस्तानी सेना को गाजा भेजने की बात कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी सेना इस मुद्दे पर भटी हुई दिखाई दे रही है। फील्ड मार्शल असीम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान के लोग सड़कों पर उतर आए। राजनीतिक दलों और खासकर मुनीर को इतना ताकतवर बनाने वाली सरकार भी इससे सहमत नहीं है। ऐसे में असीम मुनीर मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयान के बाद पाकिस्तान में ऐसी खबरें फैलने लगी हैं कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर निकट भविष्य में वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं और इसके बाद से पाकिस्तान की जनता, मीडिया, सेना, सरकार और अन्य राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं।